कह गए राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करने चली थी पार्टी, वह जब अपने सत्ता की बारी आएगी तो सबको मिला के ऐसी पार्टी बनाएगी कि अंधभक्तों को ना यकीन हो पाएगा ना ही विश्वास हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं RY न्यूज और RY न्यूज में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीजेपी और AIIM पार्टी एक हो गई है और अब से ये भी मैं पूछूं कि बीजेपी और कांग्रेस की गठबंधन हो गई है, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? क्या ये नामुमकिन है या ये अफवाह है? इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे और मेरे तरफ से है कि हाँ, ऐसा हुआ था, कुछ क्षण के लिए, तनिक भर के लिए, लेकिन हुआ था। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव से। यहाँ पे जो है बीजेपी को कुछ नगर निगम में बहुत ज्यादा सीटें मिली, किंतु वह बहुमत को प्राप्त नहीं कर पाई। तो आप राजनीति का हालात तो जानते हैं, समीकरण क्या होता है, जहां नंबर पूरे नहीं होते हैं वहां सौदा किए जाते हैं। और यहीं से कुछ स्थानीय बीजेपी नेताओं ने AIM से गठबंधन करने का प्रयास किया और फाइनली गठबंधन हो चुकी थी कि हमें अपनी सत्ता बचानी है, तो इसके लिए गठबंधन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ जगहों पे AIM से और कुछ जगहों पे कांग्रेस से भी गठबंधन कर लिया। लेकिन तब तक यहीं से जब मामला ऊपर गया हाईकमान तक और जब तस्वीरें सामने आई और बीजेपी की आलोचना होने लगी, तब बीजेपी के हाईकमान के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस सावधान होते हैं और तुरंत गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हैं। इसके बाद लोगों ने जो है यह जानने का प्रयास किया कि क्या यह आधिकारिक गठबंधन था बीजेपी और AIM की। तब बीजेपी के हाईकमान की तरफ से ऑप्शन आते हैं और उत्तर आते हैं कि नहीं, ऐसा यह आधिकारिक नहीं था, बल्कि स्थानीय नेताओं ने बातचीत की थी और पार्टी बनाने की सोच रही थी। तब तक हाई कमान को जब ऑप्शन मिलती है और हाई कमान इसे जानने का प्रयास करती है और जब इंटरनेट पे पूरा मामला छिटा जाता है, बीजेपी की थू होने लगती है कि अपने राजनीति के लिए इस कदर राजनीति किया जा रहा है, तो हाई कमान तुरंत जो है इसे गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हैं और गठबंधन टूट जाता है। कुल मिलाकर माने तो यह सत्ता बचाने की राजनीति थी। तो ना ही तो राष्ट्रीय स्तर का कोई गठबंधन था और ना ही तो राज्य स्तर का कोई गठबंधन था। सत्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी स्थानीय नेताओं के द्वारा और बिना हाईकमान की अनुमति से भी यह कार्य किया जा रहा था। तभी देवेंद्र फडणवीस को मालूम चलता है और वो तुरंत जो है AIM से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर देते हैं। अब जब गठबंधन टूटा तो लोगों ने यह सवाल किया कि जब गठबंधन बन गई थी तो आखिर ये गठबंधन टूटा क्यों? तो फिर बीजेपी का जो जवाब आता है या बीजेपी की तरफ से जो सोच रखता है, मुझे तो यही लगा कि अगर गठबंधन हो जाती तो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, हिंदुत्व के नाम पे वोट करने वाले लोग, जो राष्ट्रवादी नाम पे वोट करते हैं, अंधभक्त लोग, तो उन्हें बुरा लगता, क्योंकि वो AIM के विचार से जो है बीजेपी के विचार मेल खाते नहीं और इससे दोनों पार्टियों के कोर वोटर को नुकसान हो रहा था। अब बीजेपी भी अपना फायदा देखती है और AIM को भी लगता है कि मेरे भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो भी तो बीजेपी के विचार को फॉलो नहीं करती और ना ही तो बीजेपी के विचार वाले मेरे को फॉलो करती है। तो तुरंत दोनों जो है अपना अपना पैर जो है और अपना अपना कदम जो है वापस ले लेते हैं और तुरंत का तुरंत गठबंधन टूट जाता है। इन सब के बीच विपक्ष को जो है एक बढ़िया मुद्दा उठाने को मिल जाता और उसे जो है आलोचना करने का एक पूरा सटीक पॉइंट मिल गया था कि ओवैसी साहब जो है बाहर से बीजेपी के दुश्मन है, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग की मिली जुली भगत और प्लान B के तहत भाजपा इन्हें भी लॉन्च की है। और विपक्ष ऐसा आरोप क्यों लगाता है, आपको तो पता ही है कि जब अगर ओवैसी साहब जहां अपना कैंडिडेट देते हैं वहां जो है मुस्लिम वोटर्स बढ़ जाती है, तो कांग्रेस को भी नुकसान होती है और कुछ बीजेपी से जो अलग के अलायंस है उन्हें नुकसान होती है। तो उनका आरोप यह रहता है कि भाजपा जो है प्लान B के रूप में ओवैसी का इस्तेमाल करती है, यानी कि AIM पार्टी का। अब इसी को देखते हुए विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल जाता और वहां जो है बीजेपी डिफेंस कर जाती, हार जाती। इसलिए बीजेपी को जो है अपना तुरंत ये सख्त निर्णय लेना पड़ा। और दूसरा कारण यह था कि बीजेपी की जो राजनीति है वो हिंदुत्व की राजनीति होती है और राष्ट्रवाद के नाम पे राजनीति होती है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि AIM पार्टी जो है राष्ट्रवाद को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन बीजेपी जो है वो स्पेशल हिंदुत्व की तरफ से भूमिका निभाती है। और अगर AIM से गठबंधन चलता और हो ही गया था, लेकिन अगर ऊपर तक एक खबर आती और एक कहीं मामला पूरा कंफर्म हो जाता, तो उसके बाद जो है बीजेपी के कोर वोटर्स, यानी कि समझिए एक बड़ी संख्या में जो है बीजेपी को कड़ा और बहुत तगड़ा झटका लग सकता था। इससे आने वाले समय में बीजेपी का नुकसान हो जाता और उसकी आलोचना के कारण जो है बीजेपी
कहीं ना कहीं दाब खा जाती और सबकी तरह वो भी इन पार्टियों में घुल मिल जाती, तो कुछ फायदों के लिए जो है बीजेपी को यहाँ बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता था। और सिर्फ कारण क्या था? स्थानीय नेताओं की लापरवाही। ये बिना हाईकमान की अनुमति लिए हुए इस तरह का फैसला लेना, इन लोग को कैसे बताया जाए कि भाई पार्टी को इतनी बड़ी नुकसान हो सकती थी। जब ही हाईकमान को पता लगा और ऊपर के नीचे तक पूरा खलबली मच गई और पार्टी को तुरंत एक्शन लेना पड़ा कि नहीं, एक गठबंधन नहीं चल सकता है। अगर एआईएम के विचार से देखिए तो एआईएम की जो राजनीति थी उनका भी नीति साफ था कि जहां हमारी संख्या नहीं है वहां हम किंग मेकर बनने का प्रयास करेंगे, और वहां अगर किंग मेकर बन के वो भूमिका निभा देते और बीजेपी सत्ता में आ जाती तो यहाँ के किंग मेकर कौन होता? ओवैसी साहब, जिससे जो है बीजेपी को एक बड़ा ही झटका लगता। और हमेशा एक सवाल हो जाता है कि किंग मेकर का इस्तेमाल जो है, किंग मेकर हमने बनाया, हम ही हैं यहाँ के किंग मेकर। और यहाँ से जो है एआईएम के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो खेलते रहते हमेशा, और बीजेपी को हमेशा वो नीचे की दिखाने का प्रयास किया जाता, जिससे बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसलिए उन्होंने तुरंत के तुरंत फैसला लेते हैं और इनको भी दिखता है कि हम अपना भी पेटी बांधते हैं और वापस चले आते। अगर यहाँ देखा जाए तो राजनीति के मामले में बीजेपी को यहाँ एक भारी मिस्टेक हुई थी और इसे सुधार किया गया। और इसे देखते हुए बीजेपी को यह सीखनी चाहिए कि स्थानीय नेताओं को ज्यादा छूट देना या स्थानीय नेताओं को निर्देश जो है पहले ही दे देना कि आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हैं, पार्टी के हाई कमान के आदेश से चलना होता है। यह बहुत ही अनिवार्य कार्य है, नहीं तो वे लोग बीजेपी की नाम और लुटिया आज दोनों डुबा दिए थे।